प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारी 2 के अध्याय 7 जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से। तो देखिए हमारा पहला पैराग्राफ है अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्य का उत्थान और पतन हुआ। ठीक है, अध्याय 2 में हमने चोल शासकों के बारे में, अध्याय 3 में तुगलक वंश के बारे में और अध्याय 4 में हमने मुगल शासकों के बारे में पढ़ा था। इन राज्यों का कैसे उदय हुआ, जिसमें से मुगल तो आपका साम्राज्य था, राज्य नहीं था। ठीक है, साम्राज्य किसे कहा जाता है, तो जिनमें अनेक नगर आते हैं। ठीक है, उन्हें साम्राज्य कहा जाता है। और इनका कैसे उत्थान हुआ, कैसे इनका उदय हुआ और इनका कैसे पतन हो गया, इन सभी के बारे में हमने इन वीडियो लेक्चर्स में अध्याय 2 और 3, 4 के वीडियो लेक्चर्स में विस्तार से कवर किया है। तो आप आई बटन में जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों गांवों में फल फूल रही थी। ठीक है, जब ये राजनीतिक उठापटक चल रही थी, राजनीतिक उठापटक से तात्पर्य मतलब कि जब नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, उत्थान हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद उनका पतन हो रहा था। तो इन्हीं राजनीतिक उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारी मतलब जो लोग हाथ से चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, हाथ की जो उनकी कला होती है दस्तकारी में आती है। और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी इसी राजनीतिक उठापटक के बीच। तो एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ लोग होते हैं रूढ़िवादी, ठीक है, और कुछ लोग जो है आधुनिकता की ओर बढ़ने में बहुत विश्वास रखते हैं। ठीक है, इसलिए अलग अलग जगह जो है परिवर्तन एक समान नहीं थे। कहीं ज़्यादा परिवर्तन हुआ, कहीं ज़्यादा विकास हुआ और कहीं कम। अब देखिए, इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। जो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था अपनाई थी, कितने वर्ण होते हैं आपके, 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, ब्राह्मण वर्ण, फिर आपका क्षत्रिय वर्ण, फिर आपका वैश्य वर्ण और फिर लास्ट में आपका शूद्र वर्ण। ये 4 थे। ठीक है, उन्होंने ये व्यवस्था बनाई थी। अब देखिए, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ गया था इस वर्ण व्यवस्था के कारण। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज जो है ज़्यादा जटिल हो गया। अब देखिए, मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। तो इसमें श्रेणीबद्ध से क्या तात्पर्य है, तो श्रेणीबद्ध उसे कहते हैं जब ये आपको मैंने 4 वर्ण बताए, इन 4 वर्णों के भीतर अगर कोई नई जाति या श्रेणी होती है, ठीक है, सॉरी, इन 4 वर्णों के अंदर अगर कोई नई जाति उत्पन्न होती है इन्हीं से संबंधित, ठीक है, उसे ही हम क्या कहा जाता है, उसे ही आपका वही आपकी श्रेणी कहलाती है। समझ में आया दोस्तों? 4 वर्ण होते हैं, इन्हीं वर्णों में से किसी एक में अलग से अंदर ही नई जाति आ गई, जैसे आपकी सुनार, लोहार, ये सब उन्हीं में से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, सुनार, लोहार और भी जो है ये सब अगर आते हैं तो इन जाति को ही श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस चित्र को भी देख लेते हैं। तो ये चित्र आपका संथाल जनजाति का, कौन सी जनजाति का? संथाल जनजाति का। और ये संथाल जनजाति यहाँ पर कर क्या रही है, तो आप देख सकते हैं ये ढोल नगाड़ों के साथ संथाल जनजाति नृत्य कर रही है। अब इनको, संथाल जनजाति को मैं आपको भारतीय मानचित्र पर भी दिखाऊंगा कहाँ पर है, उससे पहले हम ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये पैराग्राफ है, बड़े शहरों से परे जनजाति समाज। तो जनजाति समाज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जनजाति समाज वह समाज कहलाता है जिन्होंने ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए वर्ण व्यवस्था को ठुकरा दिया और अलग से ही अपना जीवन यापन करते थे। देखिए, अलबत्ता मतलब बेशक या निसंदेह दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। ठीक है, अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता था। तो ये जनजाति की परिभाषा याद रखिएगा, जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और उनके द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, ऐसे समाजों को ही जनजातीय कहा जाता रहा है। अब देखिए, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक, ठीक है, या पशुपालक होते थे। अब देखिए, जो लोग खेती नहीं करते थे, ये संग्राहक थे, तो ये क्या करते थे, तो इन्हें कपड़े वगैरह तो जरूरत पड़ती होगी ना। तो ये जो हमारा जाति समाज होता है, जाति समाज जिसमें हम जीते हैं, जिसमें अलग अलग जाति बनाई गई, और ये इनका जनजाति समाज। तो ये जनजाति समाज के लोग जंगलों से चीज़ें इकट्ठा करके लाते थे और ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती थी जंगल की चीज़ें। ठीक है, अक्सर जाति समाज जो है जंगल जैसी जगहों से दूर रहता है। तो ये
जंगलों से जो भी चीज़ संग्रह करके लाते थे ये हमें देते थे। इसके बदले में हम इन्हें क्या देते हैं, कपड़े देते हैं, अनाज देते हैं और भी उनकी आवश्यक चीज़ों को देते हैं उन्हें। ठीक है, इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है। अब देखिए, प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। ठीक है, आपके जो जनजातीय समाज होते हैं तो इन गतिविधियों का मिला जुला रूप कैसे, कुछ लोग आपके संग्राहक भी थे, पशुपालक भी थे और उसके साथ साथ कुछ लोग कृषि से भी अपना जीविकोपार्जन करते थे, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो जैसे उनके पास प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते थे उसके हिसाब से वे उसका पूरा इस्तेमाल करते थे। देखिए, हर समय खेती नहीं हो सकती, हर समय वे संग्रहण भी नहीं कर सकते, तो मिला जुला उपयोग करते थे। जैसी समय होता था उस तरह से वो उपयोग करते थे, काफ़ी होशियार थे वे लोग। अब देखिए, कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी। खानाबदोश से क्या तात्पर्य दोस्तों, तो ये खानाबदोश एक तरह से अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना कहलाता। ठीक है, तो खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। अब ये बात याद रखिएगा, ये एमसीक्यू सॉल्व करते समय शायद पूछा जाए कि जनजातीय समूह क्या है आपका, किस रूप से चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। तो आपके जो जनजातीय समूह है ये संयुक्त रूप से चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, अब देखिए, अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इनके बीच खुद ही नियम इन्होंने बनाया था, तो इनका बंटवारा भी खुद ही करते थे। इन चारागाहों का नियंत्रण कैसा था, संयुक्त रूप से था, याद रखिएगा। अब देखिए, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली, सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरे दुर्गम जगहों पर निवास करती थी ये जनजातियां। ठीक है, अभी मैं आपको मानचित्र में सारी जनजातियों को विस्तार से दिखाने वाला हूँ। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव होता था। ठीक है, अब देखिए, कई मायनों में इन जातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। अलहदा संस्कृति से क्या तात्पर्य है, मतलब उन्होंने जो संस्कृति जिसका वो पालन कर रहे थे, ब्राह्मणों से दूर अलग अपनी सामाजिक व्यवस्था उन्होंने स्थापित की थी, तो उन्होंने इस संस्कृति को बचाए रखा। और कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज जो होते थे, जो हमारा जाति समाज होता है, उससे भी उनका टकराव होता था। ये तो बड़ी बात है, होना ही है। अब देखिए, लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताई कि आपका जो जाति समाज है और जनजाति समाज है। ठीक है, जाति आधारित समाज, जनजाति समाज अपनी ज़रूरतों के लिए विविध किस्म की जो ज़रूरतें होती हैं विभिन्न प्रकार की, उनके लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते थे। जैसे वे पशुपालक थे तो इनसे दूध, घी ये सब निकलता था, और ये हमारा जो जाति समाज है इनको हमें दूध, घी इन सभी की ज़रूरत है, तो हम इनसे ये चीज़ें लेते थे और उसके बदले में हम इन्हें कपड़े, अनाज वगैरह देते थे। इस प्रकार ये है, ये विभिन्न किस्म की ज़रूरतों पर एक दूसरे पर हम निर्भर थे। ठीक है, अब देखिए, टकराव और निर्भरता के संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। टकराव भी था, ठीक है, और निर्भर भी थे। इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। अब देखिए, आपके लिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि उपमहाद्वीप का एक भौतिक मानचित्र लेकर वे इलाके बताइए जहां जनजाति लोग रहते होंगे। तो देखिए, उप मानचित्र का आपकी इस भारतीय उपमहाद्वीप का ये भौतिक मानचित्र ये रहा। ठीक है, इसमें मैं आपको सभी जगह बताता हूँ। तो देखिए, गुजरात में कौन कौन सी जनजाति थी, आपकी भील, कोली, जाटवास, ये तीनों आपके गुजरात में आते थे। उसके बाद हम महाराष्ट्र में आ जाते हैं। गुजरात के बाद तो महाराष्ट्र में आपका कोरागा, यहाँ भी भील और यहाँ भी कोली, ये दोनों जनजातियाँ जो हैं कॉमन थी, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह थी। ठीक है, इस प्रकार आपकी गुजरात में हो गया, ये महाराष्ट्र में हो गया। उसके बाद आप देखिए, गोंड कहाँ रहती थी, तो देखिए गोंड का है आपका मध्य प्रदेश, ये इधर, और छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर भी ये गोंड लोग रहते थे। और ये है आपका पूरा ये गोंडवाना। ठीक है, ये पूरा गोंडवाना में आता था। अब देखिए, आपके सामने है नागा जनजाति, ये है देखिए, तो ये नागा आपका वर्तमान कहाँ है, नागालैंड में है। उसके बाद देखिए, आपका आता है संथाल और मुंडा, ये कहाँ है, बंगाल में। ये रहा आपका देखिए संथाल और ये रहा मुंडा, ये आते हैं आपके पश्चिम बंगाल में, कोलकाता की तरफ। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए कोच है। कोच कहाँ पे दोस्तों, ये रहा कोच, ये कहाँ है, कोच आपका असम में पड़ेगा। उसके बाद आपका बादागस और मारवाड़। ठीक है, कहाँ है बादागस और मारवाड़, तो ये देखिए आपके वर्तमान तमिलनाडु में बादागस और मारवाड़। उसके बाद आप देखिए बाकी और यहाँ भी है आपके उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में कौन कौन से, तो देखिए आपके अरगुन, लंगा, जंजुआ, गोखर, गखर, बलूची समाज, ये सब कहाँ आते हैं, ये सब आपके वर्तमान पाकिस्तान में आती थी। ठीक है, आपने देख लिया। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। जनजाति लोग कौन थे, तो देखिए हम पढ़ेंगे जनजाति लोग आखिर थे कौन। तो समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है।
समकालीन से क्या तात्पर्य है? तो समकालीन मतलब उसी समय के इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में जानकारी जो है बहुत कम दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। कौन? आपके जनजाति लोग। जनजाति लोग लिखित सामग्री तो नहीं रखते थे, ठीक है, लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने मौखिक परंपराएं जारी रखी, ठीक है। मौखिक मतलब आपके पूर्वजों के पास जो परंपरा थी उन्होंने अपने बच्चों को बताई, बच्चे उन्हें अपने साथ लेकर चलते रहे। इस प्रकार उनकी जो है हिस्ट्री आगे बढ़ती रही। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। विरासत में कैसे? उनके दादाजी ने, उनके पिताजी ने उन्हें बताई थी। आज के इतिहासकार जनजाति का इतिहास लिखने के लिए इन्हीं वाचिक परंपराओं यानी मौखिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, इसमें से एमसीक्यू जरूर निकलेगा, ये याद रखिएगा। इसमें क्या चीज़ याद रखना है कि इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजाति के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवाद को छोड़ दे तो जनजाति लोग भी लिखित सामग्री नहीं रखते थे। मतलब अपवाद क्यों बोला? क्योंकि कुछ लोगों ने, एकाध जनजाति ने, 100 में से आपके 3 से 4% या 5% लोगों ने रखा होगा, बाकी अधिकांश लोगों ने नहीं रखा। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं को वे संरक्षण करते थे। कौन? जनजाति लोग। उन्होंने वाचिक परंपराओं का संरक्षण किया, ठीक है। यही उन्हें नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। और आज के इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए, जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। अब देखिए, जनजाति थी एक जगह स्थिर तो रहती नहीं थी, कहीं खेती करी तो स्थानांतरित खेती भी करते थे, वे जो खेती भी करते थे, तो एक स्थान से दूसरी जगह आना जाना उनका लगा रहता था। इस वजह से उनका इलाका और प्रभाव जो है समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था, ठीक है। अब कुछ शक्तिशाली जनजाति थे जिनका बड़े इलाकों पर नियंत्रण था, जैसे आपका गोंड जनजाति थी, ठीक है, और पूरा गोंडवाने राज्य में उनका राज था। अब देखिए, आपके पंजाब, छत्तीसगढ़, इन सभी जगह उनका इलाका जो फैला हुआ था। अब हम पढ़ेंगे पंजाब में गोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। अब देखिए, हमने गोखर जनजाति को अभी मानचित्र में देखा था, तो पंजाब में है ये गोखर जनजाति। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान इसका प्रभाव जो था बहुत था। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था, ठीक है। मनसबदार, अब हमने मनसबदारों के बारे में अध्याय 4 में मुगल शासन नामक पार्ट में कवर किया है, तो आप जाकर आई बटन में देख सकते हैं। अगर आपको आगे के लेक्चर, वीडियो लेक्चर तभी अच्छे से समझ में आएंगे जब आपने पीछे के अध्याय को अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, मुल्तान और सिंध ने मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरगुन, ठीक है, लंगाह और अरगुन कहाँ? आपके उत्तर पश्चिम में, वर्तमान पाकिस्तान में। ये देखिए आपकी लंगाह और अरगुन, ठीक है। और गोखर की बात हो रही थी, ये देखिए आपकी ये पाकिस्तान वाले पंजाब में है गोखर, ये अपने इंडिया वाले पंजाब में नहीं दिख रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था, ठीक है। किन का विस्तृत क्षेत्र पर था, किन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे? तो आपकी लोहर और लंगाह और अरगुन के बारे में। तो इनका प्रभाव जो था, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में था। अब देखिए, उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, कौन सी थी? बलोच। अब देखिए, यहाँ पे उत्तर पश्चिम की ही बात चल रही है, तो हमने अभी गोखर और गख्खर के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपका बोल रहा है बलोच थी, ये बलूची ही बलोच है, ठीक है। अलग अलग थोड़ा सा इस किताब में भी डिफरेंट नाम लिखा रहता है। जैसे हमने मुगल शासन के समय पढ़ा, मैंने बचपन में पढ़ा है, ठीक है, खिलजी पढ़ा है सामाजिक विज्ञान की किताब में, और अब एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, तो एनसीईआरटी में क्या मिल रहा है? खलजी मिल रहा है। ऐसे शब्दों का थोड़ा फेरबदल है, लेकिन दोनों शब्द सारे सही है। तो देखिए, उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी आपकी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे होते थे। अब कुल क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, कुल की भी परिभाषा दी गई है। तो परिवारों या घरों में एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। देखिए, बड़ा है जो संगठन, तो आपके दादाजी हैं, दादाजी के आपके कई सारे पुत्र हैं, उनके पुत्रों में से आपके पापा लोग हैं, और आपके पापा लोग में से आप लोग हैं पुत्र, ठीक है। तो इस प्रकार एक ही कुल मतलब एक ही परिवार है, घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहा जाता है जो अपने एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजाति संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। जनजाति संगठन, ये बात जो यहाँ पे लिखी हुई है हमने अभी अध्याय के शुरू वाले पैराग्राफ में ही पढ़ी थी। तो देखिए, उत्तर पश्चिम में जो एक और शक्तिशाली जनजाति थी आपकी बलोच, तो ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजाति को पूरी तरह प्रभुत्व था। तो देखिए, नागालैंड में थी। अहोम आपकी ये म्यांमार से आई थी, ठीक है। इसके बारे में अलग से पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है अहोम के बारे में, तो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, दूसरी जनजाति को पूरी तरह प्रभुत्व था उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग पर, ठीक है। उत्तर पूर्वी में ये आपका उत्तर पूर्व ये रहा, यहाँ पे आपके अहोम से आए थे, ठीक है। ये अहोम लोग यहाँ पे रहते थे, सॉरी, ये लोग म्यांमार से आए थे, अहोम लोग यहाँ पर बस गए थे, ठीक है।
और ये आपका नागालैंड में, ये आपका कोच, असम में ये गारो खासी की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये चेर भी एक जनजाति है। अब आपको याद होगा हमने पिछले अध्याय में कक्षा 6 में पढ़ा था मुवेनदारों के बारे में। यहाँ पे आपके चोल, चेर तथा पांड्य लोग रहते थे, इन्हें कहा जाता था मुवेनदार। तो उसमें भी चेर था और इधर पे भी आपका एक चेर आपके सामने मिला है। तो ये चेर जो है आप कंफ्यूज मत होइए, ये चेर एक जनजाति है। और उस समय हमने यहाँ पे चोल शासकों के बारे में पढ़ा था जो थे मुवेनदार, चोल, चेर तथा पांड्य, ये 3 थे। इन्हें मुवेनदार कहा जाता है। मुवेनदार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो मुवेनदार का शाब्दिक अर्थ होता है मुखिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मौजूदा बिहार, झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। ये चेर की बात हो रही जिसे अभी मैंने आपको मानचित्र में दिखाया। तो ये कहाँ थे? बिहार और झारखंड में। कब? 12वीं सदी में, याद रखिएगा 12वीं शताब्दी में। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया। अब ये चीज़ें एमसीक्यू में काम देगी, आप याद रखिएगा। कौन थे आपके? बादशाह अकबर के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। अब इन्होंने, राजा मान सिंह ने, इनके सेनापति थे। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति कौन? राजा मान सिंह थे। राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त कर दिया। किन्हें? चेर लोगों को। अब उन्हें लूट कर, किन्हें? चेर लोगों को लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया राजा मान सिंह ने, और लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। अब देखिए उन्हें हरा दिया तो ऐसा नहीं था कि चेर जनजाति को उन्होंने पूरी तरह अपने आश्रित कर लिया, अपने अधीन बना लिया। अधीन मतलब अपने नौकर चाकरी, बेगार, इन सभी कामों में चेर लोगों को ले लिया। तो ऐसा नहीं, उन्होंने पूरी तरह से अधीन नहीं बनाया मुगल शासकों ने। किसे? आपके चेर को। आप मुगल शासकों से कह सकते, राजा मान सिंह आपके मुगल शासकों से जुड़ा था, जो कि मुगल शासक अकबर का सेनापति था। तो पूरी तरह से अधीन नहीं बनाएगा, ये चीज़ आप मेन बात याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं औरंगजेब के समय। अब देखिए औरंगजेब के समय क्या होता है। तो औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने क्या किया? चेर लोगों के कई जिलों पर कब्जा कर लिया। अब अकबर के बाद फिर जब बाद में सबसे लास्ट में आपके जब अंतिम शक्तिशाली शासक था आपका औरंगजेब, तो उसने भी चेर लोगों के कई जिलों पर क्या किया? कब्जा कर लिया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। फिर उसके बाद उसने अपनी इस चेर जनजाति को पूरा ही अपने अधीनस्थ बना लिया। उसके पहले जो अकबर थे उन्होंने नहीं बनाया था पूरी तरह से। अब देखिए इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, ठीक है। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। अब देखिए आपके मुंडा और संथाल हैं, ठीक है। तो आपके मुंडा और संथाल बंगाल में भी थे। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये आपके मुंडा और संथाल शुरू में ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए कर्नाटक में कौन कौन थे? कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजाति के निवासी स्थल थे। तो मैंने आपको कोली के बारे में बताया था जो कि आपके गुजरात और उसमें कॉमन थे। कहाँ? महाराष्ट्र में। अब देखिए कर्नाटक में भी थे आपकी ये बेरात। तो आइए फिर से देख लीजिए बेरात कहाँ पर थे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, हमेशा याद रखिएगा। ये रहा आपका बेरात, ये। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे, जैसा कि पहले भी मैंने आपको दिखाया और बताया। कुछ और दक्षिण में थे, कोरागा, वेतर, मारवाड़ आपका दक्षिण भारत में किस में आता है? तमिलनाडु में वर्तमान, ठीक है। अब दूसरी जनजाति की विशाल आबादी थी, इन सब लोग रहते थे आपके भारतीय उपमहाद्वीप में। अब देखिए भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। भीलों की जनजाति देखिए आप गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है और पश्चिमी मध्य भारत है, ठीक है। कैसे आपका पश्चिमी मध्य भारत आता है? तो देखिए ये आपका मध्य भारत है, ये आपकी पश्चिम है, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका पश्चिम है। तो पश्चिम में आपकी कौन कौन सी जनजाति किसको बोला जाता फैली हुई थी? तो देखिए भील है, ये कोली है, ये कोली है, ये भील है। आपके गुजरात और महाराष्ट्र में बिल्कुल फैली हुई है। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे देखा कोरागा ये आपके महाराष्ट्र में है। ये देखिए वेतर की बात हो रही थी, ये दक्षिण भारत वेतर में, और बादागस मरवार आपका इसी में आता है, तमिलनाडु में। वेतर आपका शायद केरल में आया हो, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। अब देखिए आगे, अब ये सब आपका देखिए और कौन सी जनजाति है भीलों की, ये सब क्या थे? भीलों की कई कुल जो थे, कुल आपको पता है, कुल जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं वे कुल कहलाते हैं। तो आपके ये जो भीलों के कई कुल थे वे शिकारी या संग्राहक बने रहे और मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो गोंड लोगों को आपने देखा जो गुड़ वाला राज्य था उनका, लेकिन मौजूदा वर्तमान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बड़ी तादाद में फैले हुए थे। अब देखिए आपके सामने ये दो चित्र हैं, कौन कौन से चित्र हैं? तो देखिए रात में ये भील लोगों का किसका चित्र है? भील जनजाति का चित्र है। रात में ये हिरणों का शिकार कर रहे हैं। इससे पहले हमने संथाल जनजाति का चित्र देखा था नाचते हुए। कहाँ देखा था? ये देखिए, ये देखा था हमने संथाल जनजाति जो जोड़गावे के साथ नाच रही है। संथाल जनजाति कहाँ है? संथाल जनजाति आपकी ये रही, कहाँ है? ये आपके बंगाल में, ये रही संथाल और मुंडा, पश्चिम बंगाल। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे, नए पैराग्राफ को पढ़ेंगे।
खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश और घुमंतू लोगों के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब रहते कैसे थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी अन्य चीज़ों का विनिमय करते थे। कौन सी चीज़ों से इनका जीवन था? आपके दूध और पशुचारी उत्पादन, तो दूध से आपका घी आया, तो दूध और घी देते थे हमारे गृहस्थों को, ठीक है, और इसके बदले में वे अनाज, कपड़े और बर्तन ऐसी चीज़ों का विनिमय करते थे, ठीक है। अब देखिए आपके सामने ये चित्र है, कौन सा चित्र है? ये आपका चित्र 3 है। घुमंतू व्यापारी की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। देखिए भारत में घुमंतू व्यापारी थे, जैसे आपके घुमंतू व्यापारी में बंजारा सबसे महत्वपूर्ण थे, ठीक है, जिनका कारोबार टांडा कहलाता था। तो बाहरी दुनिया से कैसे जोड़ती थी? तो बाहरी दुनिया से मध्य एशिया के व्यापारी आते थे, ठीक है, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर से आते थे मध्य एशिया से व्यापारी, और कैसी चीज़ लगाते थे? अन्य चीज़ों को लाते थे। अब वे दूर से तो चीज़ें भारतीय उपमहाद्वीप ले आए, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में बाजारों तक पहुँचाने का काम किसका होता था? तो यही आपके घुमंतू जो खानाबदोश होते थे और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी थे बंजारे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बता दी कि इन सभी चीज़ों के लिए वे विनिमय करते थे, ठीक है, घी इत्यादि का विनिमय करते थे आपके घुमंतू लोग, कपड़े बर्तन और खाना, अनाज के लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। अब रास्ते में जो भी सस्ती चीज़ें मिल जाती थी उन्हें भी वे खरीद लेते थे। कौन? आपके व्यापारी खानाबदोश लोग, जनजाति समाज। अब देखिए बंजारा जो महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, उनका कारोबार टांडा कहलाता था। ये बता दिया मैंने आपको, याद रखिएगा, बंजारों का कारोबार टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अध्याय 3 में, तो देखिए अध्याय 3 में हमने तुगलक वंशों के बारे में पढ़ा, जिसमें से आपका जिनमें हमने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था। अब खिलजी और खलजी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, बचपन में सामाजिक विज्ञान की किताब में मैंने खिलजी पढ़ा था। अब यहाँ पे खलजी है, तो दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए किया करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने अपने संस्मरणों में? कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे, ठीक है। अब ये देखिए बादशाह जहांगीर को कौन है? खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1000 बैल का अनाज ढोते थे। देखिए आपके ये बात याद रखिए, बंजारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। मुगल शासन के लिए 1000 बैल में अनाज ढोते थे वे, जब युद्ध वगैरह कहीं होता था। अब देखिए आपके लिए थोड़ा सा जानकारी है, क्या जानकारी है? खानाबदोश और ब्रह्मशील समूह। तो देखिए खानाबदोश, आपके बंजारे, ये सब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल है, पढ़ लेते हैं। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुबंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। अब देखिए एक चीज़ याद करने लायक चीज़ है, नोट कर लीजिए कि ये जो नियंत्रण होता था इन चारागाहों पर नियंत्रण कैसा होता था? इनका संयुक्त रूप से होता था। अब देखिए इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते थे। अब देखिए दस्तकार क्या होते थे? दस्तकार जो हाथ से चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है, हाथ की इनमें जो कला होती है वे दस्तकार कहलाते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहाँ उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। याद रखिएगा, जहाँ वे पिछले साल जाते थे वहाँ अगले साल वो जरूर जाते थे। अब देखिए बंजारों के बारे में थोड़ा सा किसने वर्णन किया है? किसने वर्णन किया? अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने। अंग्रेज का व्यापारी है पीटर मंडी, उसने क्या वर्णन किया है? 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आया था अंग्रेज व्यापारी, ठीक है, कौन नाम था उसका? पीटर मंडी। उसने क्या वर्णन किया है बंजारों के बारे में? तो आइए पढ़ते हैं। तो देखिए सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई। किसकी? आपके पीटर मंडी की, ठीक है। तो उसमें अब ये टांडा किसे कहा जाता है? तो आपके टांडा, बंजारों के कारवा को टांडा कहा जाता है। देखिए सुबह अंग्रेजी व्यापारी की मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के साथ भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। सौदागर क्या होते हैं? देखिए हम कहीं भी जाते हैं तो सौदा करते हैं, सामान चीज़ लेने के लिए। सौदा मतलब बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये व्यापार के जो करते थे, ये अनाज जो एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते थे, उसके लिए मोल भाव जो करना होता था, कभी कभी ये खुद कर लेते थे और कभी कभी अलग से सौदागर लोग इन्हें नियुक्त करते थे बंजारों को। अब देखिए अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते थे, कौन? बंजारे लोग, और उस जगह ले जाते थे जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाते थे जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती थी। टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते थे। देखिए टांडा में आपके 600 से 700 लोग होते थे। इतनी बड़ी संख्या में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। इतने में तो एक छोटा सा गांव बस सकता था। अब देखिए टांडा में
इतने लोग होते थे और ये एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे, चाहे ठंड का मौसम क्यों ना। क्या होता है दोस्तों, जब गर्मी होती है या बरसात होती है तो हम क्या करते हैं, कम यात्रा करते हैं, जिससे हम कहीं फंस ना जाएं बरसात में और गर्मी में हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। लेकिन ठंडी में तो हम ज़्यादा यात्रा कर सकते हैं ना, पसीना भी नहीं आता ये सब। तो ऐसा कुछ नहीं था, चाहे कोई कैसा भी मौसम हो, ये 6 या 7 मील तक ही यात्रा करते थे कौन, बंजारे लोग। अब देखिए, अपने गाय बैलों पर ये सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि वे जहाँ भी जाते थे वहाँ ज़मीन पर्याप्त मात्रा में अफरात उपलब्ध होती थी और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता था। अब देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कि पता करें कि आजकल गाँव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीकों से किन मायनों में भिन्न है आज का तरीका। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने के लिए हम बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं, घोड़ा गाड़ी का भी उपयोग करते हैं, भैंसा गाड़ी का उपयोग किया जाता है। भैंसा गाड़ी मतलब जो भैंस से चलती है, ठीक है। बैलगाड़ी जो बैल से चलती है, घोड़ा गाड़ी जो घोड़े से चलती है। ट्रैक्टर, अब आधुनिकता का ज़माना है, ट्रैक्टर आ गए हैं। खच्चर, गधे लोग, ठीक है, गधे से, इन सभी से क्या किया जाता है, आजकल अनाज को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाया जाता था। लेकिन बंजारे अपने सामान बैलों पर लाद कर ले जाते थे, ठीक है, बैलगाड़ी पर। अर्थात अब देखिए अंतर क्या है, पहले की तुलना में आज गांव से शहरों तक अनाज ले जाने में काफ़ी सुविधा हो गई है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे सामने है, कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवर को पालने पोसने और संपन्न लोगों के साथ हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। अब देखिए, कुछ जनजातियां क्या करती थी, याद रखिएगा, मवेशी और घोड़ों को पालती थी और उन्हें दूसरे लोगों को बेच देती थी। अब देखिए, छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। अब फेरी वाले थे, एक गांव से दूसरे गांव तो जाएंगे नहीं, तो उनका धंधा कैसे चलेगा। ये लोग रस्सी सरकंडे, ठीक है, रस्सी सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों को काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ थी जो विभिन्न नगरों एवं गाँवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। देखिए, यही आपकी जो अलग अलग जातियाँ निकल आई ना, ठीक है, ये जो अलग अलग छोटी छोटी जातियाँ निकल आई इन 4 वर्णों से। 4 वर्णों को मैंने आपको शुरू में बताया, आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। इन 4 वर्णों में से ये जो जातियाँ निकली थी वे क्या कहलाती थी, इन्हें श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, श्रेणी, याद रखिएगा। अब देखिए, आपके सामने ये कांस्य की मूर्ति है, कांस्य की मूर्ति है, और किसकी है, मगरमच्छ की मूर्ति है, ठीक है। किससे बनाई है, कांस्य की। पिछले अध्याय में कांस्य की मूर्ति के बारे में पढ़ा था, जिसे लुप्त मोम तकनीक से बनाया जाता था। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला पैराग्राफ है, बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। तो जातियाँ और श्रेणियाँ क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको पहले भी बताया, जो वर्ण थे, अभी जो 4 वर्ण बताया, उन्हीं में से जो जातियाँ निकली थी उन्हें ही श्रेणी कहा जाता था। कौन कौन सी जातियाँ निकली थी, देखिए अलग अलग निकली थी, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, ठीक है। इन सभी को ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई थी। तो हम पैराग्राफ शुरू करते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजाति और सामाजिक समूह को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार जैसे, इन्हें क्या विशेषज्ञता थी, ये सुनार थे, ठीक है। लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, इन सबको ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज की संगठन का आधार बनी। अब आपको आज पता है, आज 4 वर्ण के रूप में हम नहीं चल रहे हैं। आपके जो 4 वर्ण हैं, कौन कौन से 4 वर्ण हैं आपके हैं, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ण और शूद्र। इन 4 वर्णों के आधार पर आज जाति नहीं चल रही। आज का समाज कैसे चल रहा है, वर्ण की बजाय जाति, सामाजिक संगठन, समाज संगठन के आधार पर हमारा आज का समाज चल रहा है। अब देखिए, जाति पर विचार विमर्श। तो देखिए, जाति पर विचार विमर्श हुआ था आपके अध्याय 2 में, हमारे सामने आया था, इसका जिक्र हुआ था। अब देखिए, वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्या कोंडन उदियार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। अब देखिए, उन्होंने क्या विचार विमर्श किया, तो वे रथकारों कौन होते हैं, जो रथ बनाने का काम करते हैं। तो वे रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। अब विचार विमर्श किया किसके बारे में किया, रथकारों के बारे में। तो उन्होंने इस जाति के काम काज तय किए, जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाना, मूर्तियाँ स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, हमारा पैराग्राफ है अगला कि 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूर, चंदेल, चालुक और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। देखिए, ये आते थे, पहले शासक लोग आते थे आपके क्षत्रिय वर्ण में। क्षत्रिय वर्ण में से नई नई जाति निकलने लगी, छोटे छोटे इजाफा हुआ, अन्य गोत्र आने लगे। कौन कौन से, ये देखिए, हूर, चंदेल, चालुक्य, ये सभी दूसरी वंश परंपराओं से आने लगे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। जैसे ही उनका काम था, ठीक है, शासन करने लगे, तो वे इसमें आ गए, आपके किसमें, राजपूत में आने लगे। ऐसा जैसा वो काम करते थे वैसे उन्हें जातियाँ बना दिया जाता था। जैसे आपने पिछले बना, ये सुनार थे, सुनारी का काम करते थे, ठीक है। लोहार, इन सब की जातियाँ ही बना दी गई थी। आपको पता है, सुनार, सोनी, लोहार, ऐसे ये सभी है।
अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। कृषि वाले क्षेत्रों में राजपूतों ने, ठीक है, उनका जगह ले लिया। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्य के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। अब देखिए शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया। क्या किया? शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय का उदाहरण का, तो देखिए जनजाति लोगों ने कैसे अनुसरण किया। जैसे राजपूत लोग उभर कर आए, आगे शासक बन गए, ठीक है, उसी प्रकार जनजाति लोगों ने भी किया। कैसे? धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजाति जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी, ठीक है, समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था का इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। जनजाति समाज ने, आपको पता है, ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच और अमीर गरीबी की इस वर्ण विभाजन को क्या किया था? पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। और पंजाब में आपके पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभावशाली जनजातियों ने भी इस्लाम को अपना लिया था, इसका क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। आप देखिए उत्तर पश्चिम में जो है कौन कौन सी जनजाति थी, ये देख लीजिए आप। उत्तर पश्चिम में आपकी ये थे अरगुन, समास, लंगाय, ये बलूच या बलोच, ठीक है, और ये आपका ये जंजुआ, खच्चर, गोखुर, बलूची, ये सब थे, ठीक है। आइए हम चलते हैं अपने पैराग्राफ पर वापस, ठीक है। तो ये देखिए हम आ गए। अब है आपका क्या बोल रहा है कि राज्य की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं, ठीक है, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। अब ये देखिए गौड़ साम्राज्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपकी गोंड की एक महिला है, चित्र 5 है, ठीक है। अब देखिए हम शुरू करते हैं आपका नया पैराग्राफ। क्या है? नज़दीक से एक नज़र, किसमें? गोंड में। अब 2 उदाहरण हैं, गोंड के बारे में है यहाँ पर, और गोंड के साथ साथ हम पढ़ेंगे अहोमों के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? अहोम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम गोंड के बारे में पढ़ेंगे। तो गोंड कहाँ है? पहले आइए मानचित्र में देख लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहा आपका मानचित्र, और मानचित्र देखिए आपका ये गोंड है, ये गोंडवाना राज्य में रहते थे। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी जगह फैले हुए थे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले गोंड से शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका गोंड। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंडवाना आपको मानचित्र में मैंने दिखाया, तो ये विशाल वन प्रदेश था। वे स्थानांतरित कृषि करते थे, अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। स्थानांतरित कृषि मतलब जगह बदल बदल कर। थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में जानना तो ये पढ़ लीजिए। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। स्थानांतरित एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का कारण यही था, ठीक है। स्थानांतरित कृषि ऐसी होती थी, आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे विशाल गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। कुल किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया जो घर या परिवार में एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं वे कुल कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। अब कुल में एक राजा या राय होता था, याद रखिएगा, एमसीक्यू में जरूर काम देगा। जिस समय दिल्ली की सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गौड़ राज्य छोटे छोटे गौड़ सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कंटका के गौड़ राज्य में 70,000 गाँव थे। तो देखिए गढ़कंटका के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं अकबरनामा क्या है। देखिए जो आपके सम्राट अकबर थे, जो कि मुगल शासक थे, उन्होंने अपने मित्र और दरबारी, उनका मित्र और दरबारी कौन था? अबुल फजल। तो अबुल फजल को क्या आदेश दिया उन्होंने? तो अबुल फजल को अकबर ने कहा कि तुम मेरा इतिहास लिखो। तो उसने इतिहास लिखा, अकबर का इतिहास लिखा। कितनी जिल्दों में लिखा था? 3 जिल्दों में लिखा था, ठीक है। 3 जिल्दों में आपकी सबसे महत्वपूर्ण जिल्द थी अकबरनामा, ठीक है। कौन सी सबसे महत्वपूर्ण जिल्द थी? अकबरनामा। इसके बारे में अध्याय 4 में मुगल शासक नामक पाठ में हमने विस्तार से कवर किया है। तो अकबरनामा में गढ़कंटका नामक का गौड़ राज्य का उल्लेख है। अब देखिए गौड़ राज्य था गढ़कंटका, इसके बारे में डिटेल आगे है तो हम पढ़ते हैं। देखिए इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, ठीक है। किन राज्यों की? आपकी गढ़कंटका से आपकी रानी दुर्गावती आती हैं। अब आपका इंटरेस्ट आ गया होगा रानी दुर्गावती सुन के, तो इनके बारे में इतिहास हम विस्तार से यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। केंद्रीकृत मतलब एक जगह स्थिर हो रही थी, मतलब किसी एक शासक का शासन चल रहा था और लोग उसकी बात मान रहे थे। ये नहीं था कि कोई इधर अलग कर रहा है इधर अलग कर रहा है, ऐसा नहीं, केंद्रीकृत थी। अब देखिए राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था। अब याद रखिएगा गढ़कंटका में शासन का विस्तार कैसे था? राज्य थे, राज्य गढ़ों में विभाजित था, ऐसा कह सकते हैं। राज्य है आपका, राज्य के बाद आपका गढ़ आ गया, ठीक है। गढ़ के बाद आपका कौन आएगा हम आगे देखते हैं। अब ये पुनः फिर से विभाजित थे, 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे। आपका ये जो
गोंडवाना राज्य में गोंड लोग थे, उनका शासन क्या था राज्य था। ठीक है, याद रखिएगा राज्य के बाद आपका क्या आया, राज्य के बाद आपका गढ़ आया, गढ़ से बड़ा और फिर उससे छोटा क्या आया आपका 84 आया। कौन आया 84। ठीक है, अब देखिए 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था जो 12 गांवों को मिलाकर बनते थे। इस प्रकार देखिए आपका 4 विभाजन था, आप याद रख लीजिए कौन कौन से। सबसे पहले आपका राज्य हो गया, राज्य के बाद आपका क्या हो गया गढ़ हो गया। ठीक है, गढ़ के बाद आपका क्या हो गया 84 हो गया। ठीक है, और 84 के बाद क्या हो गया आपका बरहोतों। ठीक है, बरहोतों में क्या होता था 12 गांव से मिलाकर बनते थे ये बरहोत। अब देखिए बड़े राज्य के उदय ने गौड़ समाज की चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। ब्राह्मण लोग कैसे प्रभावशाली बने, क्या है उन्हें दान में भूमि दी जाती थी और इस प्रकार वे प्रभावशाली बनते जाते थे। ठीक है, उनके एरिया में काफ़ी लोग आ जाते थे जिससे काफ़ी लोग उन्हें मान्यता प्रदान करते थे। इस प्रकार वे प्रभावशाली बनते जाते थे आपके ब्राह्मण। अब देखिए गौड़ सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। अब देखिए गौड़ जो सरदार थे उन्हें अब राजपूत के रूप में मान्यता करने की चाहत हुई, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए गढ़कंडका के गौड़ राजा अमनदास ने, अब देखिए गढ़कंडका आपका गोंडवाना राज्य में आता है। गोंडवाना क्या है आपका वन प्रदेश है। उधर के राजा थे अमनदास। कौन थे अमनदास, ये नाम याद रखिएगा। तो अमनदास ने संग्राम सहाय की उपाधि धारण कर ली। किसकी, संग्राम सहाय की। उसके पुत्र दलपत ने, अब देखिए संग्राम सहाय की उपाधि धारण कर ली आपकी गौड़ राजा अमनदास ने। तो उसके पुत्र था, कौन था पुत्र, दलपत। दलपत ने महोमा के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। ये आ गई आपकी रानी दुर्गावती। देखिए विवाह होने के पहले वे थी राजकुमारी दुर्गावती। कहाँ की रानी थी वे, राजकुमारी थी। तो आपके महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री थी, तो महोबा की राजकुमारी थी आपकी रानी दुर्गावती। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी, तो महोबा की। अब देखिए अब किससे संबंधित थी, चंदेल राजपूतों से। उनके पिता का नाम क्या था, राजा सालबहान। तो दलपत की मृत्यु होगी। इनका विवाह, राजकुमारी दुर्गावती का विवाह किससे हो गया था, आप याद रखिएगा आपके गोंडवाना के जो गोंडवाना के गढ़कंड का शासक थे राजा अमनदास। इन्होंने संग्राम सहाय की उपाधि ले ली। उनके पुत्र थे दलपत। दलपत के साथ उनकी शादी होगी राजकुमारी दुर्गावती की। राजकुमारी दुर्गावती की शादी होने के बाद भी बन गई रानी दुर्गावती। कौन बन गई, रानी दुर्गावती बन गई। ठीक है, शादी होने के बाद अब दलपत की मृत्यु हो गई, जिनसे उनकी शादी हुई थी। तो दलपत की मृत्यु हो गई कम उम्र में। तो रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। अब देखिए जब दलपत की मृत्यु होगी तो राजा तो नहीं रहा, तो राज्य का शासन कौन चलाएगा, तो रानी दुर्गावती योग्य थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र 5 साल का पुत्र था वीर नारायण, उसके नाम पर शासन करना शुरू किया। अब देखिए उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। अब देखिए रानी ने अपने राज्य का विस्तार भी किया। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कंडका पर हमला किया। अब देखिए मुगल सेना थी, ठीक है, उसमें से सेनापति मुगल सेना का 1565 में आसिफ खान, उसने गढ़कंडका पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना भी किया, उसकी हार हुई। किसकी, रानी दुर्गावती की हार हो गई। उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। अब रानी दुर्गावती का आपने इतिहास जान लिया। देखिए मानचित्र जो गोंडवाना राज्य का है, जो कि मध्य प्रदेश मध्य भारत में है। ठीक है, अलग अलग जगह इनका रहा होगा। ये गोंडवाना पूरा वन प्रदेश है, छोटी छोटी जगह रही होगी। 4 गोरा, गोलंगा, बोलूर, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक से है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो आपकी नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अब देखिए आपके लिए सामने है चित्र 6। ये एक नक्काशीदार दरवाजा है, गौड़ जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश। ये नक्काशीदार दरवाजा देख लीजिए, गौड़ जनजाति का है, मध्य प्रदेश बक्सर का। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बस्तर का। अब देखिए आपके सामने है गढ़कंड का एक समृद्ध राज्य था। बिल्कुल गढ़कंड का एक समृद्ध राज्य था जिसे रानी दुर्गावती ने और विस्तार किया था। इसने हाथी और पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। देखिए इनके पास धन अच्छा खासा कहाँ से आ रहा था, वे हाथियों को पकड़ते थे और उनका निर्यात करते थे, और निर्यात करने के व्यापार में उन्होंने बहुत धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए लूट लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्रसाय को दे दिया। अब याद रखिएगा चंद्रसाय जो हैं कौन थे, आपके रानी दुर्गावती के देवर कह सकते हैं हम। ठीक है, चंद्रसाय को मुगल शासकों ने बाकी शासन दे दिया, और मेन जो था जहाँ से उन्हें चाहिए था, हाथी चाहिए था, महत्वपूर्ण सिक्के, सब उन्होंने कब्जे में ले लिया, कमजोर कर दिया इस राज्य को। अब देखिए गढ़कंडका के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा। चंद्रसाय को थोड़ी बहुत शासन करने के लिए जो दे दिए थे भूमि मुगल शासक लोग, तो उसमें से थोड़ा शासन कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमजोर हो गए थे गोंडवाना लोग, गढ़कंडका के राज्य के लोग। ठीक है, और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेल और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अब देखिए
उन्होंने क्या किया, गोंडवाना राज्य पर आपके बुंदेल और मराठों ने क्या किया, आक्रमण किया, जिस वजह से उनके खिलाफ कोई संघर्ष नहीं कर पाए, उनसे नहीं लड़ पाए, हार गए और इस प्रकार बुंदेल और मराठों ने उनके राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, चर्चा करें मुगल लोग गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ मुगल लोग जो थे गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। इसलिए क्योंकि गोंडों का राज्य जो था गढ़कंड का, याद रखिए गोंडों का राज्य था गढ़कंड, जो कि आपके गोंडवाना नामक वन प्रदेश में स्थित था। तो गढ़कंड का जो था आपका बहुत ही समृद्ध राज्य था। ठीक है, इस राज्य ने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निजात करने के व्यापार में काफ़ी धन कमाया था। मुगल जो थे गोंड राज्य की समृद्धि देखकर उस पर कब्जा जमाना चाहते थे। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के, हाथी क्या कर लिए, हथियार लिए। ठीक है, और मुगलों ने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष भाग किसे दे दिया था, आपके वीर नारायण के चाचा यानी राणा दुर्गावती के देवर चंद्रशाह को दे दिया था। कारण क्या था, मुगल लोग अगर आप मेन कारण लेते हैं तो यही कारण था कि इसकी समृद्धि से वे प्रभावित थे और इसमें हाथी वगैरह जो थे उनकी सेना में काम देने वाले थे मुगल शासक, इसलिए उन्होंने उन पर आक्रमण किया होगा। अब देखिए हम पढ़ रहे थे राज्यों की उत्पत्ति, ठीक है, और जनजाति लोगों में कैसे कैसे सामाजिक बदलाव हो रहे थे। तो राज्यों की उत्पत्ति हमने अभी पढ़ा, गोंड के बारे में पढ़ा, गोंड की उत्पत्ति कैसी हुई गोंडवाना राज्य में। अब हम पढ़ेंगे एक नए राज्य की उत्पत्ति हुई थी आपकी अहोम की। तो कैसी उत्पत्ति हुई इसके बारे में आइए शुरू करते हैं। तो देखिए अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। ठीक है, उन्होंने भुइया भूस्वामी, ठीक है, उधर इनके आने से पहले, आपके अहोमों के आने से पहले किसका शासन था, भुइयां लोगों का। भुइयां जो भूस्वामी कहलाते थे। तो इन लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की आपके अहोम लोगों ने। ठीक है, अब ये आए कहाँ से थे, म्यांमार से आए थे। देखिए आप देख सकते हैं ये आपका म्यांमार है, म्यांमार से ये लोग आए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बस गए ब्रह्मपुत्र की घाटी में और चुटिया लोगों और कोच हाजो इन सभी को हराया था। देखिए अब इनको कब हराया था, ये इन सबका समय भी है, आइए हम पढ़ते हैं विस्तार से। तो देखिए 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों को 1523 में और खोजहाजों को 1581 में, अब इनका सन भी आप याद रखिएगा, चुटियों को 1523 में और खोजहाजों को 1581 में हम लोगों ने हरा दिया और अपने राज्यों का विस्तार किया। ठीक है, उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। तो अब आप ये बात याद रखिएगा क्या कि 1530 में इतने वर्षों पहले उन्होंने आग्नेय अस्त्र गोला बारूद जो होता है उनका इस्तेमाल करना सीख लिया और 1660 तक आते आते इतने सक्षम हो गए कि वे उच्च स्तरीय मतलब टॉप क्लास के बारूद और तोपों का निर्माण करने में भी कैपेबल हो गए, सक्षम हो गए। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अब देखिए यहाँ तक हमने बात की इनके विस्तार की, किसकी विस्तार की, इन्होंने अपना कैसे आए, कैसे बसे, किन पर शासन कैसे जीता, आगे कैसे बढ़े। अब देखिए अब यहाँ से पतन इनका शुरू होता है। तो कैसे होता है, अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अब देखिए मुगलों ने भी इन्हें नहीं छोड़ा, मुगलों ने अब शुरू किया इनका दमन करना। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। याद रखिएगा मुगलों ने कब हमला किया था इन पर, 1662 पर हमला किया था। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका था। ठीक है, नहीं बना रह सका क्योंकि दूर रहा हुआ इस कारण से। अब देखिए अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अहोम राज्य में बेगारी चलती थी। बेगार मतलब क्या होता है, लोगों से काम भी कराया जाता है और उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। अब देखिए राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। एमसीक्यू सॉल्व करते समय आपको काम देगा, या आप याद रखिएगा। बेगार में काम करने वाले लोगों को अहोम राज्य में क्या कहा जाता था, पाइक कहा जाता था। अब देखिए अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गाँव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया। मतलब जहाँ ज़्यादा लोग थे और जहाँ कम लोग थे तो ज़्यादा लोगों से कम लोगों वाली जगहों पर लोगों का ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, इस प्रकार दोनों जगहों पर बराबर लोग हो गए, इस प्रकार उधर किया गया था। याद रखिएगा जबरन काम जिनसे लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। ठीक है, और सभी अलग अलग गाँवों से, छोटे छोटे गाँवों से काम करने के लिए लोगों को बुलाया जाता था। अब देखिए इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। कुल देखिए कुल कैसे होता था, ठीक है, कुल क्या होता था आपको पता है, एक ही पूर्वज की संतान होने का जो लोग दावा करते हैं वे कुल कहलाते थे। तो अहोम कुल टूट गए, अलग अलग जगह यहाँ वहाँ फैल गए। इस प्रकार 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। केंद्रीकृत के बारे में मैंने पहले भी बताया क्या होता है केंद्रीकृत। अब देखिए लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। सभी वयस्क पुरुष का क्या क्राइटेरिया रहता है, अभी तो हमारा 18 के बाद हम वोट डालने लायक हो जाते हैं तो हमें वयस्क कहा जाने लगता है। लेकिन उस समय क्या क्राइटेरिया था पता नहीं, 13 था, 14 था, 15 था, 18 ही था, क्या था वो पता नहीं, हमें रहा होगा कुछ भी। अब देखिए
तो इन लोगों को वैश्य पुरुषों को क्या युद्ध के दौरान अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए, यानी सेवा प्रदान करने कैसे, युद्ध में लड़ने के लिए बुलाया जाता था। अब बाकी समय उनसे क्या बेकार कराई जाती थी, तो बाकी समय जो युद्ध के अलावा दूसरा समय जो था, हमेशा तो युद्ध नहीं कर सकते थे, तो दूसरे समय बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में इन्हें लगा दिया जाता था। अब देखिए अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल किए। ठीक है, चावल के नए तरीके क्या थे, चावल खेती का रोपा लगाना जैसा। अब देखिए अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। अहोम समाज किस में विभाजित था, कुलों में, जिसे खेल कहा जाता था। याद रखिएगा MCQ सॉल्व करते समय ये बिल्कुल ही काम देने वाला है आपके। कुलों में विभाजित था, इनके कुलों को खेल कहा जाता था। कुल तो नॉर्मल हम जानते हैं कि इन्हें कहा जाता है, लेकिन अहोम समाज के कुल को क्या कहा जाता था, खेल कहा जाता था। अब देखिए वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी। दस्तकार आपको बताया मैंने जो हाथ से चीज़ें बनाते थे, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे, तो दस्तकार कम थे, इसलिए दूर दूर से वहाँ दस्तकारों की ज़्यादा मांग थी और उन्हें ज़्यादा वेतन मिलता रहा होगा, इसलिए निकटवर्ती क्षेत्रों से वहाँ दस्तकार लोग आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गाँव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। इतना अच्छा था कि किसान, चलिए ये अच्छी बात है कि किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। ग्राम समुदाय क्या होता था, एक रहता होगा इनका मुखिया का जो सिस्टम चलता रहा होगा सभा का, ठीक है, उधर से किसानों को जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर, जिस समुदाय से इन्हें क्या मिलता था, जमीन मिलता था, इस समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था इन जमीन को किसानों से। अच्छी बात थी अहोमों में। अब देखिए शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी की पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई तो मंजू और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। ठीक है, शिव सिंह 1714 से 44 इसका शासन था। कहाँ था, अहोम में। शिव सिंह का शासन था आपके अहोम में 1714 से 1744 तक। इसके काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। अब देखिए अहोम का प्रधान धर्म बन गया हिंदू धर्म। कब बना, 1714 से 1744 के बीच। कब, जब आपके शिव सिंह का शासन था। याद रखिएगा ये नाम, शिव सिंह। अब देखिए लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं और पूरी तरह नहीं छोड़ा था। अच्छी बात थी, उन्होंने अपने मूल को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। जो भी पारंपरिक उनकी आस्था थी उसको पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। हिंदू धर्म को भी अपनाया था और अपना जो भी उनका था उसमें भी वे चलते थे। अब देखिए अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। ठीक है, अब याद रखिएगा यहाँ पे जो अहोम समाज था परिष्कृत था, मतलब पढ़ा लिखा था, समझदार था। वे केवल रूढ़िवादी नहीं थे, खाओ पियो और सो जाओ इसमें विश्वास नहीं रखते थे। वे कवियों और विद्वानों को अनुदान में ज़मीन देते थे, मतलब कि इनको प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, जैसे कवि कविता लिखता है तो कविता लिखने से तो उसका पेट नहीं भरने वाला, उसको खाने पीने के लिए तो कुछ चाहिए, तो ऐसी चीज़ें होती थी। ठीक है, अनुदान में जमीन दी जाती थी। आपके अहोम समाज में परिष्कृत समाज था। याद रखिए MCQ सॉल्व करते समय आपको ये कंफ्यूज करेगा। अब देखिए नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया तथा बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। देखिए इतना अच्छा वहाँ था कि बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। देखिए असम में कौन था, आपका कोछा जो था, जहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो ये बात आपकी मेन बात याद रखना है आपको कि परिष्कृत समाज था। वहाँ कवि और विद्वानों को प्रोत्साहन के रूप में ज़मीन भी दी जाती थी। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि आपके विचार में मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया। इससे पहले क्वेश्चन था कि गोंड को क्यों जीतने का प्रयास किया, आप क्वेश्चन है अहोम को जीतने का प्रयास क्यों किया। तो देखिए इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। अहोम 16वीं सदी के दौरान चुटिया और कोजहाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, कब मिला लिया था, ये देखिए आपके लिए आपके सामने सन भी है। चुटियों को कब मिलाया था, आपके 1523 में, और कोजहाजों को मिलाया था 1581 में। ठीक है, अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, और अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इस प्रकार उनका राज्य जो है बढ़ता गया। इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया। ठीक है, 1530 में, याद रखिएगा अहोम लोगों ने 1530 में आग्नेय अस्त्रों का भी इस्तेमाल किया और 1660 में इसमें पूर्णतः दक्षता भी प्राप्त कर ली। उच्च स्तरीय बारूद बम इन लोग बनाने लगे। ठीक है, इसलिए अहोम अपनी शक्ति और साम्राज्य का विस्तार काफ़ी तेजी से कर रहे थे। इसलिए मुगलों ने अहोम को जीतने का प्रयास किया होगा, ये कारण हो सकता है। अब देखिए अब आपके सामने निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष निकला हमारे इस पूरे पाठ को पढ़ने में, तो देखिए जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में आते रहे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, वर्ण आधारित समाज हमारा समाज, ठीक है, और जनजाति लोग इनमें एक दूसरे के संपर्क में कैसे आते रहे, ये करते थे, विनिमय करते थे। कैसे संपर्क में आते थे, ये आपकी जो जनजाति समाज है वे दूध, पशु,
है ना, इन सब पर आश्रित थे। तो दूध मिलता था, दूध से घी निकलता था, ठीक है, ऊँट वगैरह ये सब, और जंगल से जो कई महत्वपूर्ण चीज़ें ये लोग इकट्ठा करते थे जनजाति समाज। अब देखिए हमारा जाति समाज है जो वर्ण पर आधारित था, ठीक है। तो हमें इनसे क्या चाहिए और इनसे हमें क्या चाहिए। तो देखिए हमें इनसे चाहिए होता था, क्या चाहिए होता था आपको, दूध, घी, ठीक है, और अन्य जंगल से उपयोगी चीज़ें हमें जनजाति समाज के माध्यम से मिल जाती थी। इसके बदले में जनजाति समाज को हमसे क्या चाहिए, हमसे उन्हें कपड़े, बर्तन, ठीक है, और अनाज, ये सारी प्रमुख चीज़ें हमें जनजाति समाज हमारे जाति समाज से लेता था, इन्हें ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। अब देखिए इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया था, और इस्लाम धर्म को कुछ लोगों ने अपना लिया था, जो कि आपके उत्तर पश्चिम में थे। आपने पीछे देखा, आपने पढ़ा है। अब देखिए उन जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की, ठीक है। जैसे आपका गोंडवाना, ये जनजाति थे, इन्होंने एक बढ़िया राज्य की स्थापना भी की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। अब देखिए संघर्ष कैसे हुआ। अब गोंड राज्य, आपका गोंडवाना प्रदेश स्थापित होता जा रहा था, उसका लगातार विस्तार होते जा रहा था। तो आपका शक्तिशाली राज्य था, ठीक है, मुगल साम्राज्य था। तो इनके साथ कैसे संघर्ष हुआ, मुगल साम्राज्य इनको बढ़ते नहीं देख सकते थे, क्योंकि फिर उनका शासन जो है खतरे में आ सकता था, इसलिए उन्होंने हरा दिया उन्हें। इसी प्रकार आपका अहोम का उदय हुआ, तो मुगलों ने उन्हें भी हरा दिया। अब देखिए मंगोल, तो मंगोल कौन थे, आपने अध्याय 4 में इनके बारे में पढ़ा था। चंगेज खान था आपका मंगोल शासक, ठीक है, उसी के वंशज थे आपके मुगल लोग। अगर आप चाहते हैं तो पहुँच करके इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर से याद करें। तो आइए पहला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में मेल बैठाएं। पहला है गढ़। गढ़ कहाँ था, तो देखिए गढ़ आपका 84, कहाँ है आपका 84। आपको मैंने बताया कैसे चलता था, इनका शासन था आपका जनजाति समाज का राज्य, ठीक है। राज्य के बाद आपका आता था गढ़, ठीक है। गढ़ के बाद आपका 84, और 84 गांव में विभाजित होते थे, और ये 84 आपके बरहोतो यानी 12 में विभाजित होते थे, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका टांडा, तो देखिए बंजारों का कारवा जो है टांडा कहलाता था, ये होगा। गढ़ का आपका ये हो गया, क्या हो गया गढ़ का, अभी मैंने आपको बताया, गढ़ का हो गया 84। अब देखिए श्रमिक, तो श्रमिक कौन होते थे, तो श्रमिक होते थे आपके पाइक, ठीक है। अहोम समाज में जिनसे बेगा ली जाती थी वे पाइक कहलाते थे। अब कुल क्या होता है दोस्तों, तो कुल होता है खेल। अहोम समाज में जो कुल होते थे उन्हें खेल कहा जाता था। अब शिव सिंह कौन था, तो देखिए शिव सिंह आपका अहोम राज्य का शासक था, ठीक है। उसका समय क्या था, उसका समय अभी हमने पीछे देखा था, 1714 से 1744 था कुछ। अब देखिए दुर्गावती गढ़कंटका से संबंधित थी। दलपत साय सिंह का विवाह हुआ था। दलपत साय की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी, जिसकी वजह से रानी दुर्गावती ने, ठीक है, अपने पुत्र 5 साल का पुत्र था वीर नारायण, उसके नाम पर शासन किया था। अब शिव सिंह का शासन कब से कब तक था, तो आइए यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। मैंने बिल्कुल सही बताया आपको, शिव सिंह का शासन 1714 से 1744 तक था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आपके लिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो का नंबर खाली स्थान है। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियाँ श्रेणी कहलाती हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया वर्णों के भीतर जो नई जातियाँ पैदा होती हैं श्रेणी कहा जाता है। अब देखिए दूसरा, खाली स्थान अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ हैं। तो देखिए बुरंजी, क्या है बुरंजी, अभी हमने पढ़ा, बुरंजी अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थी। अब गा नंबर क्या है, तो खालिस्तान ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कंटका में 17,000 गांव थे। तो देखिए अकबर का इतिहास लिखा गया है 3 जिल्दों में, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जिल्द है आपकी तीसरी जिल्द अकबरनामा। इसमें इस बात का उल्लेख मिला है कि गढ़कंटका में 17,000 गांव थे। अब देखिए आपका एमसीक्यू कह रहा हूँ, चौथा खालिस्तान है। बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने खालिस्तान और खालिस्तान को भूमि अनुदान दिए। तो देखिए बड़े और ताकत होने पर जनजातीय राज्यों ने किन्हें दिए, ब्राह्मणों को, ठीक है। क्या किया था, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी थी, और क्या किया, मंदिर भी बनवाए थे और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी थी। ये 2 जगहों पर क्या आएगा, बड़े और ताकत होने पर जनजातीय राज्य ने मंदिरों को दान में भूमि दी और ब्राह्मणों को भी दान में भूमि दी थी। यहाँ पे आपके 2 जगह में बनवाई, मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी, ऐसा भर लीजिएगा। अब देखिए सही और गलत बताइए। तो का नंबर है, जनजातीय समाजों के पास समृद्धवाचक परंपराएं थी, बिल्कुल सही, ठीक है। इनके पास क्या था, लिखित रूप में नहीं था, बहुत ही कम अपवाद है लिखित के रूप में। और आपके इतिहासकार, उस समय के समकालीन इतिहासकार, जनजातीय समाजों के समय जो इतिहासकार थे और मुसाफिर थे, उन्होंने इनके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। इस प्रकार आपकी ये वाचिक परंपराएं चलती थी उस समय, बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा कथन है, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था, ऐसा गलत है। उत्तर पश्चिम में बहुत सारे जनजातीय समाज थे। अब देखिए दूसरा है, गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। तो देखिए अनेक नगरों को मिलाकर 84 नहीं बनता था, वे गढ़ होते थे, ठीक है, गोंड राज्यों में।
अभी मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, राज्य होता था, राज्य के बाद आपका गढ़ होता था, याद रखिए, गढ़ के बाद आपका 84 होता था, 84 के बाद आपका बरहोत, यानी 12 गांव में जो विभाजित होते थे वे होते थे। तो दूसरा तीसरा भी गलत है। अब घ नंबर है, भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, बिल्कुल गलत। भील आपके उत्तर पूर्वी में नहीं रहते थे, आपके पश्चिम में रहते थे, ठीक है, गुजरात में भील और रहते थे, ठीक है, भील गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में थे। इस प्रकार आपके तीनों जो हैं गलत हैं और पहला नंबर बस आपका सही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या है, खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था। तो खानाबदोश पशुचारक है ना, और इन खेतीहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता है, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया। आपका ये जनजातीय समाज हो गया, खानाबदोश पशुचारक जिन्हें कह सकते हैं, और आपका ये जनजातीय समाज हो गया, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, ये पशु पर निर्भर थे, तो पशु से इनको मिलता था दूध, घी, और जंगलों से कुछ चीज़ें इकट्ठा करते थे, ये चीज़ इनके पास होती थी। और हमारा जाति समाज जो है, हमारे पास क्या होता है, कपड़े होते हैं, ठीक है, बर्तन होते हैं, गेहूँ, अनाज, ये सब होता है, अनाज में सभी आ गया। तो हम इनसे दूध, घी, है ना, जंगलों से अन्न उत्पादित चीज़ें लेते थे, और इसके बदले में इन्हें किसकी आवश्यकता होती थी, अनाज की, बर्तनों की और कपड़ों की। इस प्रकार विनिमय चलता था। विनिमय का मतलब ही होता है एक चीज़ लो और दूसरी चीज़ दो, ठीक है। Thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our new video. Thank you for watching. Success 41.